नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बुक ऑडियो में। मैं वैभव द्विवेदी आज आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ पृथ्वीराज सिंह द्वारा लिखी गई फर्स्ट एंड हाफ डार्लिंग का 5वां अध्याय। तो चलिए फिर इंतजार किस बात का है, शुरू करते हैं। राज की तबीयत में आज सुधार था, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ था। डॉक्टर राज को भी पुरानी यादों में गोता लगाने में अब सुकून आने लगा था। आज जल्द ही डॉक्टर राज ने कमरे की लाइट बंद की और वो आंखें बंद कर लेट गया। आंखों के पटल पर नीलू की मुस्कुराती शर्माती तस्वीर सामने आ गई। साथ में रागिनी की खिलखिलाती तस्वीर भी थी। चलचित्र के भांति आंखों के सामने नीलू के साथ गुजारे पल घूम रहे थे। समीर और शालिनी कैफे कॉफी डे में बैठे हुए थे। राज ने नीलू को नेहरू गार्डन घूमने के लिए मना लिया था। राज चाहता था कि वो और नीलू एकांत में कुछ समय व्यतीत करें। दोनों नेहरू गार्डन के लिए नाव से पहुंचे। नाव में हवा की झोंकों से नीलू के खुले हुए बाल रह रह कर लहरा रहे थे। ब्लैक गाउन में वो एक नायिका लग रही थी। आज नीलू गंभीर थी, लेकिन मासूमियत और मुस्कुराहट वही थी उसकी। वो राज के बगल में बैठी थी और लहरों से हिचकोली खाती नाव में उसने राज का हाथ पकड़ रखा था। लेकिन राज की पहले दिन की तरह आज धड़कनें नहीं बढ़ी थी। शायद धीरे धीरे रिश्ते का अनुकूलन हो रहा था। वो मेरी ही है की सोच आज राज को सबसे अमीर आदमी की तरह महसूस करवा रही थी। स्वामित्व की ठसक मूल्यवान से मूल्यवान गहने की लालसा भी कम कर देती है। जो उस गहने से मिलने से पहले उसका दीवानापन होता है, वो बाद में उसके मिलने पर अहंकार में बदल जाता है। नेहरू गार्डन में एक शांत कोने को दोनों ने अपना डेरा बनाया। आज पहली बार अकेले में मिले थे। वो कुछ अंतरंग बातें करने का वक्त था, लेकिन शुरुआत कौन करे। केवल इस क्षण को जीने से भी तो सुकून की अनुभूति होती है। कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। पिछली बार मैं सहेलियों के साथ आई थी, तब भी ये ऐसा ही था। नीलू ने चुप्पी को तोड़ा। मैं भी जूनियरशिप में यहाँ आया था, लेकिन मुझे तो काफी बदला बदला सा लग रहा है ये। या यूं कहूँ कि ये गार्डन नहीं, जन्नत है। राज ने रुक रुक कर धीमी आवाज में ऐसे बोला कि बस नीलू को सुनाई दे। राज की बातों का गुड अर्थ समझकर नीलू हंस गई और उसने नजरें झुका ली। राज हावी हुआ था पहली बार। झील में दो पक्षी युगल गर्दन से गर्दन मिलाकर प्रणय निवेदन कर रहे थे। शायद मन के तीव्र विचार भौतिक के क्वांटम की तरह होते हैं और ये ब्रह्मांड में इस तरह प्रभावित होते हैं कि इन विचारों को बल मिले। कायनात भी आपको वो दिलाने की कोशिश करती है जो आप चाहते हो। इसलिए वातावरण में भी प्यार पसरा हुआ नजर आ रहा था। वो दोनों भी उन पक्षियों की तरफ ही देख रहे थे। क्या उसकी महिला साथी उसके नर साथी के प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार करेगी? राज ने वातावरण को हल्का करने की कोशिश की। करना तो चाहिए। पुरुष मित्र काफी समर्पित लग रहा है, नीलू ने कहा। वे दोनों फिर देखने लगे उनको। वो पक्षी अब साथ में तैर रहे थे। कभी कभार नर पक्षी मादा पक्षी की गर्दन पर चोंच मार देता था। शायद मना हो गई है। राज ने शंका जाहिर की। नहीं, ये भी हो सकता है कि मादा ने कुछ वक्त मांगा हो समझने के लिए। देखो, साथ में घूम भी तो रहे हैं वो। मादा ने मना किया होता तो अभी तक दूर उड़ गई होती। लेकिन हाँ, नर में मादा से प्यार स्वीकार करवाने की जल्दबाजी है। नीलू ने अपने संबंधों की समझ को दूसरे मायने में प्रकट किया। लड़कियों का संबंधों को देखने का नजरिया पुरुषों से बिल्कुल विभिन्न होता है। पुरुष जल्दबाजी चाहते हैं, एक साथ बहुत सारे क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं, इसलिए लगभग सभी अधूरे से रहते हैं। उनके पास हमेशा समय का अभाव होता है। जबकि लड़कियां संजीदगी से एक बार में एक काम करना चाहती हैं और संबंधों की कोमलता को समझती हैं। वो वक्त चाहती हैं कोमल कोपलों को एक मजबूत डाली बनाने के लिए। हाँ, हो सकता है। राज ने नीलू के उत्तर का समर्थन अपने समर्पण के साथ किया। तो हमें अभी और वक्त चाहिए फिर। राज ने बातों का रुख अपने संबंधों की तरफ मोड़ा। किस बात के लिए? जानते हुए भी अनभिज्ञता जाहिर करते हुए नीलू मुस्कुराई। क्या मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए प्रपोज कर सकता हूँ? राज ने निहायत ही देसी अंदाज में पूछा। इस तरह से प्रेम प्रस्ताव की कल्पना शायद नीलू ने नहीं की थी। उसने शायद कैंडल लाइट डिनर के मौके की कल्पना की होगी प्रपोज के लिए, लेकिन वक्त की नजाकत को भी तो समझती होगी वो। राज के दिमाग में अनेकों प्रश्न चल रहे थे। आज पहली बार इतने समय के लिए मिले थे राज और नीलू, मंदिर दर्शन के बहाने। हाँ, मैं भी चाहती हूँ आपको राज। नीलू ने नपे तुले शब्दों में जो कहा वो अब तक के अनमोल शब्द थे राज के लिए।
राज की ऐसी कोई कल्पना नहीं थी, इसलिए उसे ये क्षण अकल्पनीय लगा। सच। राज ने नीलू के दोनों हाथ पकड़े और उन्हें चूम लिया। नीलू ने नजरें किए हुए ही हाँ में गर्दन हिलाई। चेहरे की लाली और मुस्कान संकोच के साथ उसके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार करने का संकेत था। आज वातावरण में कोहरा था, हल्की ठंड और बहती हवा, गार्डन की दीवारों से टकराती हुई झील की लहरों की आवाज, कुछ गिने चुने पर्यटक जो दूर कहीं बैठे हुए थे, सब शांत, जैसे ये क्षण यहीं की यहीं रुक गया हो। नीलू की हाँ ने राज का साहस और बढ़ाया। अब राज की दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। राज ने नीलू के चेहरे को उंगलियों से ऊपर किया। उसके छोटे से चेहरे को दोनों हाथ में पकड़कर राज बस उसे देखता रहा। नीलू की आंखें बंद थीं। नीलू ने भी अपने दोनों हाथों से राज की कलाइयां पकड़ रखी थीं। राज का चेहरा उसके चेहरे पर झुकता चला गया। नीलू की गर्म सांसों को वो अपने होंठों पर महसूस कर सकता था। राज ने उसके माथे को चूम लिया। वो चुप खड़ी रही। राज ने फिर नीलू के चेहरे को देखा। उसका चेहरा सुर्ख लाल हो गया था, होठों में थोड़ी फड़फड़ाहट थी। राज की पलकें उसके पलकों के ऊपर थीं, शायद नीलू की आंखों के अंदर चल रहे चलचित्र को देखने की कोशिश कर रही थी। होठों ने होठों को छुआ, केवल मिलन। आई लव यू नीलू। उसके होठों पर अपने होठों से शब्दों को चिपकाते हुए राज ने कहा, लव यू टू राज। नीलू ने भी अपने आप को समर्पित करते हुए कहा। नीलू की हाँ के बाद राज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। राज ने हाथों की पकड़ ढीली की। नीलू के गालों पर गुलाबी सोखी बरकरार थी और वो हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी। अभी भी राज ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। अनबिलीवेबल, मैंने ऐसा किया, ये मेरे लिए ज्यादा सरप्राइजिंग था। राज ने थोड़ा सहज होकर कहा। राज की धड़कनों की गति धीरे धीरे सामान्य हो गई थी। तो आप इतना उम्मीद नहीं कर रहे थे? नीलू ने नजरें उठाकर राज की तरफ देखा। पता नहीं, लेकिन यही मेरे दिल में था। मुझे बस अपने प्यार को जाहिर करना था। राज की आवाज में गंभीरता थी। उन्माद के ज्वार में शिथिलता आ गई थी। अब मन में वैचारिक द्वंद्व चल रहा था। नीलू, काफी कम समय में तुम मेरी आदत बन गई। अब रहा नहीं जाता तुमसे बिना बात किए हुए और बिना मिले। राज के मन के उद्गार होठों पर आ गए। वो तो है, लेकिन हम बार बार ऐसे मिल नहीं सकते। घर वालों को पता लग गया तो जाने क्या होगा। आपको थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। मुझे कॉलेज में आते ही थोड़ी छूट मिल जाएगी। अभी भाई और मम्मी हर बात पर टोकते हैं। उनका ये टोकना ठीक भी है। नीलू की बातों में लोक लाज और समझदारी का भाव था। कुछ देर की चुप्पी के बाद, आप इंतजार नहीं करेंगे मेरा कॉलेज जाने तक मेरी खातिर? नीलू ने अटकते हुए कहा। नीलू के चेहरे पर याचना देखी जा सकती थी। कोशिश करूंगा, राज ने अपने मन को समझाते हुए कहा। मन माफिक उत्तर ना पाकर व्यथित था उसका मन। आज राज नीलू के चेहरे के सारे हाव भाव अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता था। राज बातें करते समय भी उसके चेहरे को ही देखता रहता। राज की इस तरह की गतिविधि से वो थोड़ी असहज थी, लेकिन राज की मनोदशा को समझकर वो कभी कभी मुस्कुरा देती थी। उसका चेहरा बहुत आकर्षित था। उसके चेहरे से नजरें नहीं हटती थी। शायद वो भी जानती होगी अपनी खूबसूरती के बारे में। नीलू का बार बार लजाकर नजरें झुकाना ये बता रहा था कि इस तरह से किसी लड़के ने उसे पहली बार देखा है। नीलू जा चुकी थी और राज वापस कमरे पर आ गया। समीर को राज ने सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ। उसे ईर्ष्या तो थी, लेकिन फिर भी उसने अच्छी तरह से राज को सुना। तू तो गया अब, समीर ने पूरे दिन का सार निकालते हुए कहा। हाँ यार, अब डूबने से भी कोई गुरेज नहीं। राज अपने फैसले पर अडिग था। ठीक है, लेकिन समझदारी से आगे बढ़ना। लड़कियां तेज होती हैं और नीलू ऐसी ना हो, मैं बस यही उम्मीद करता हूँ। समीर ने राज को समझाया। शी इज इनोसेंट यार। हाँ, समझदार काफी है। राज ने नीलू के लिए अपने प्यार के कसीदे पढ़े। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, समीर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा और आंखें बंद कर ली। राज उसकी कहानी बार बार सुन चुका था। प्यार वक्त मांगता है, लेकिन फिर भी किसी एक की कमी से रिश्ता और दिल दोनों टूट जाते हैं। समीर का दिल भी टूटा हुआ था। अब समीर प्यार में पड़ने से डरने लगा था। शायद अभी के चल रहे प्रसंगों में उसने अपनी दोनों गर्लफ्रेंड से साफ कह दिया था कि वो प्यार में विश्वास नहीं करता। वो दोनों लड़कियों
को अपनी कहानी सुना चुका था। उन्हें भी उसके साथ वक्त बिताने में कोई खराबी नहीं लगी, क्योंकि उसका आखिर दिल टूटा हुआ ही तो है, लेकिन सच्चा भी तो है। अनुभवों पर उन्माद भारी पड़ रहा था। राज पहले प्यार में गर्दन तक डूबा हुआ था। सेमेस्टर एग्जाम खत्म हुए, कॉलेज में भी छुट्टियां हो गई थी। इस बीच वो रागिनी से एक बार मिल चुका था। राज का मित्रतापूर्ण व्यवहार उसे अच्छा लगता था। उसे राज के ऊपर पूर्ण विश्वास था, इसलिए मिलने की कोई पाबंदी नहीं थी। फोन पर बात करने की भी पाबंदी नहीं थी। ये जैसा भी संबंध था, संतुष्ट थे दोनों, लेकिन फिर भी कम ही बात करते और कम ही मिलते। साधनों के सीमित होने से ही उसकी महत्ता अधिक हो जाती है। जो सीमित और दुर्लभ है, उसी को पाने की लालसा होती है। नीलू से बातें करना नीलू पर निर्भर था, उससे मिलना भी उसी पर निर्भर था। वो दुर्लभ थी, वो राज की मृग तृष्णा थी। गर्मियों में उदयपुर में पानी की कमी रहती है, इसलिए कॉलेज की छुट्टियां लंबी होती हैं। उस समय इस सुंदर शहर की सुंदरता फीकी हो जाती है। अधिकांश कॉलेज के विद्यार्थी घर चले जाते हैं, इसलिए शहर की वीरानी भी बढ़ जाती है। हाँ, फतेह सागर की पाल पर शाम गुजारना जरूर अच्छा लगता है। छुट्टियों में राज भी घर चला गया था। उसने घर पर 3-4 दिन ही गुजारे, फिर रिश्तेदारों के यहाँ घूमने चला गया। समीर से भी बात करता रहता था, क्योंकि उसका मोबाइल ही वो माध्यम था जो नीलू की जानकारी दे सकता था। एकांत में विचारों की लड़ी भी नीलू को उसके साथ होने का महसूस कराती थी। एक दिन समीर का राज के पड़ोसी के लैंडलाइन पर फोन आया। उसने बताया कि पिछली बार जब वे दोनों नीलू और शालिनी से मिले थे, तो लौटते वक्त अम्बा माता मंदिर के पास उन्हें नीलू और शालिनी से बात करते हुए नीलू के भाई ने देख लिया था, और ये बात उसने घर पर बता दी, जिससे नीलू को काफी डांट पड़ी। तब से उसका शालिनी के घर आना जाना भी बंद हो गया है। नीलू बहुत परेशान है, क्योंकि अभी छुट्टियां हैं तो वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। पता नहीं कैसी होगी वो। समीर ने राज को शायद कुछ बड़ा चढ़ा कर भी बताया। उफ, ये कैसे हो गया? वो तो हमेशा स्कार्फ लगाती थी, लेकिन शालिनी की स्कूटी को उसका भाई पहचानता था शायद। राज ने बेचैनी से पूछा। कोई बात नहीं, अभी तो मैं संभाल लूंगा। समीर ने हौसला बढ़ाया। फोन पर बात खत्म हुई। राज का मन व्याकुल हो गया था। मुझे भी समझदारी दिखानी चाहिए थी। हर बार मिलने के लिए मैं ही दबाव बनाता था नीलू पर। समय देना चाहिए था इस नाजुक संबंध को। राज ने मन में पछताव किया। राज के मन में पछतावा था। घर में अब उसका मन नहीं लग रहा था। माताजी द्वारा बनाए हुए पकवान, लड्डू सब फीके लग रहे थे, लेकिन राज ने किसी को भी अपने दर्द को महसूस नहीं होने दिया। राज किसी को अपने मन की व्यथा बताता भी कैसे? अभी कितने ही दिन हुए हैं इस कहानी को। इस संबंध की परिणति क्या हो सकती है, उसने भी तो कब सोचा था। समीर द्वारा बार बार समझाने पर कई बार राज उसे टालने के लिए यूं ही कह देता था कि हाँ देखेंगे जब कोई प्रॉब्लम होगी तब। और आज जब समस्या सामने है तो उसे कोई समाधान ही नहीं सूझ रहा था। हर समस्या का प्लान बी होता है, लेकिन प्यार का प्लान बी नहीं होता। राज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कहीं ये उसके प्यार की परीक्षा तो नहीं? उसे लग रहा था कि विशाल समंदर में नाविक के पास आशाओं की नाव है, लेकिन उसे कोई किनारा नजर नहीं आ रहा हो। अभी आए हुए चक्रवात ने उसकी नाव को भी तोड़ दिया हो। ये नाव सहित नाविक के डूबने की अनहोनी की आशंका थी। अब तो रात को भी नींद में नीलू की रोती हुई तस्वीर ही सामने आती। ये मन की परिकल्पना ही थी कि वो ऐसे रोती होगी, अन्यथा राज ने उसे कभी रोते हुए देखा नहीं था। इसलिए मन को भी वो तस्वीर प्राकृतिक नहीं लगती और उसकी नींद खुल जाती। अभी छुट्टियों को 1 महीना बाकी था, लेकिन राज का व्यथित मन उदयपुर में ही रह रहा था। काश ऐसा ना हुआ होता तो ये सबसे सुंदर दिन होता। घर पर प्रेयसी की यादों में बिताए जाने वाले दिन। अंतिम दिन कितनी खुश थी वो। उसने आगे मिलने के लिए भी कितने प्लान बनाए थे। उस दिन ही तो उसके प्यार पर मोहर लगी थी। घर पर राज की मानसिक स्थिति खराब थी। उसकी भूख प्यास सब खत्म हो गई थी। रणसा पन्ना, जो राज के बचपन का साथी था, अभी जयपुर के पास ही एक छोटे से कस्बे में पढ़ाई कर रहा था। उसके कॉलेज के अभी एग्जाम चल रहे थे, लेकिन वो आज समय निकालकर राज से मिलने आया। राज ने उसे भी कुछ नहीं बताया। वो उससे समाधान की उम्मीद नहीं रखता था। हाँ, इससे पहले जरूर राज ने उसे नीलू के बारे में बता रखा था। वो छेड़ता रहता था राज को। आज भी उसने पूछा था उसके बारे में। राज ने उसे बस सब ठीक है कहकर टाल दिया था और फिर बातों को दूसरी तरफ मोड़ दिया। आज इस समस्या का कोई हिस्सेदार नहीं मिल रहा था। समीर ने भी तो उसे काफी समझाया था। समीर के अनुसार तो ऐसा होना ही था। उसने कई बार कहा था ये नासमझ प्यार है, लेकिन राज आज तक भी ये नहीं समझ पा रहा था कि समझदार प्यार कैसा होता है। और वो प्यार ही क्या जो समझकर किया जाए। कुछ संबंधों की परिभाषा नहीं होती, बस विचार विचार
और विचार, बस यही चलता रहता है। राज अब उदयपुर जाना चाहता था। कम से कम घर वालों को तो उसका परेशान चेहरा देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब वो भी उसके कम खाने और दुबले शरीर को लेकर परेशान थे। राज ने उन्हें बताया कि अब की बार पढ़ाई ज्यादा करनी है, इसलिए उसे हॉस्टल वापस जाना पड़ेगा। और फिर वो उदयपुर छुट्टियां खत्म होने से पहले ही आ गया। हॉस्टल खाली था। कुछ बैचमेट्स जिनकी बैग लग गई थी, केवल वो ही वहाँ डेरा डाले हुए थे, क्योंकि उनके अभी एग्जाम होने बाकी थे। वे सब के सब छंटे हुए थे। पढ़ने के अलावा सबकी कोई ना कोई अभिरुचि थी। नॉर्थ ईस्ट के बैचमेट जो अभी भाषा की समस्या से जूझ कर उभरे थे, राज की उनसे अच्छी मित्रता हो गई। वो गिटार बहुत अच्छा बजाते थे। वे अपनी भाषा के अलावा अब तो कुछ हिंदी गानों को भी गाना सीख गए थे, लेकिन वो किसी सुमधुर गाने को रैप करके गाते थे, एक शानदार गाने का रैप वर्जन। ये गाना राज को काफी पसंद था और उनकी गायिका ने उसे नायाब रिमिक्स बना दिया था। हॉस्टल में राज का दिन यूं ही हंसते गाते कट जाता, लेकिन रात को कमरे का एकांत और नीलू के ख्याल रह रहकर मन को अशांत करते। अब देर रात तक केसरिया की थड़ी पर बैठे रहना राज की मजबूरी बन गया था। कम से कम वहां मरीजों की चहल पहल तो रहती थी। कमरे के एकांत और काटने वाली यादों से तो मरीजों की परेशान शक्ल ही ठीक थी। राज को परेशान लोग अच्छे लगते, बिल्कुल अपने जैसे लगते। अपने पर गिलानी भी होती कि किसी के परेशान होने से मैं खुश कैसे हो सकता हूँ, लेकिन मन अभी किसी विवेचना की स्थिति में नहीं था। राज ने अब मरीजों से थड़ी पर बैठे बैठे बात करना और उनके दुख में शामिल होना शुरू कर दिया था। कभी कभार वो वार्ड में जाकर सीनियर से रिक्वेस्ट कर उनके इलाज में आ रही समस्या को हल कराने का प्रयास करता। सीनियर्स को भी एक स्टूडेंट से मरीज के लिए रिक्वेस्ट करना अजीब लगता था, लेकिन राज के सेवा भाव और समय गुजारने के लिए किए जा रहे प्रयासों को सीनियर राज के पढ़ाई और उसकी सीखने के प्रति रुचि समझ लेते और इसे दूसरे नजरिए से देखते। उनके अनुसार बैच में ऐसा एकाध ही स्टूडेंट होता है जो रात को भी मरीजों के वार्ड में आकर उनकी बीमारी समझता है और उनका इलाज पूछता है, किंतु राज को इसकी आंशिक सत्यता के बारे में पता होने के कारण ज्यादा खुशी नहीं होती थी। लेकिन एक मानव सेवा वाले प्रोफेशन में मरीजों से संवाद प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। राज को अपनी व्यथा को बांटने के लिए ही सही, लेकिन उसका मरीजों से ये संवाद तो शुरू हो गया था। रात को थोड़ी बहुत नींद के कारण उसकी अनिंदी सी आंखें हॉस्टल में मित्रों से ज्यादा छिप नहीं सकी। राज, कुछ परेशानी है क्या? एक तो तू हॉस्टल में जल्दी आ गया, ऊपर से यहाँ भी अनमने ढंग से पड़ा रहता है। ये हुलिया क्या बना रखा है तूने? एक बैग लगे हुए बैचमेट रवि ने सिगरेट का कश लेते हुए राज से पूछा। अनुभवी था वो। 4 साल तक कोचिंग करने के बाद उसका सिलेक्शन हुआ था। उसने राज की मनोस्थिति पहचानने में कोई गलती नहीं की। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है डियर, राज ने फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा। राज ने उसे अपने प्रेम कथा की सतही जानकारी दी और अपनी व्यथा के बारे में भी बताया। तो ये बात है, तू फोन नहीं कर पा रहा और मिल भी नहीं पा रहा उससे। रवि सोचते हुए टुकड़ों में बोला। उसने सिगरेट का आखिरी कश थोड़ा लंबा लिया, इसलिए उसे हल्की सी खांसी आ गई। हाँ यार, यही तो दिक्कत है, राज ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। मैं तेरी बात करा सकता हूँ। उसने आत्मविश्वास के साथ राज की ओर देखा। राज की आंखों में चमक तो थी, लेकिन चेहरे पर प्रश्नवाचक मुद्रा बनी हुई थी। क्या तू उसे जानता है? राज ने पूछा। नहीं राज, लेकिन मुझ में कुछ खूबियां हैं ऐसी, उसने हंसते हुए कहा। मैं लड़की की आवाज निकाल सकता हूँ और पहले काफी बार ऐसा किया भी है। मैं ऐसे ही 4 साल लेट नहीं आया मेडिकल कॉलेज में। रवि ने सिगरेट का आखिरी कश लगाया। आज उसकी मेडिकल में प्रवेश की नाकामी की वजह राज को प्रफुल्लित कर रही थी। पता पड़ गया तो मुसीबत हो जाएगी बेटा। राज ने अपनी अंतिम शंका जाहिर की। लैंडलाइन से बात करेंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। रवि की बातों का सम्मोहन राज की दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। काफी सोच विचार कर दोनों पास के टेलीफोन बूथ पर गए। बात करने की भूमिका बना ली गई थी। रवि शालिनी की आवाज में बात करेगा और नीलू से होमवर्क की कॉपी मांगी जाएगी। राज ने रवि को नीलू के घर का फोन नंबर दे दिया। फिर रवि ने फोन मिलाया। हेलो, कौन? फोन मिलते ही सामने से आवाज आई। राज ने भी फोन के ईयरपीस से कान लगा रखा था। ये आवाज नीलू की नहीं थी, शायद उसकी मम्मी ने फोन उठाया था। राज ने फुसफुसाकर रवि के कान में कहा कि ये उसकी मम्मी बात कर रही हैं। रवि ने इस अनापेक्षित परिस्थिति से संभलते हुए लड़की की आवाज में बात करना शुरू कर दिया। नमस्ते आंटी जी, मैं शालिनी बोल रही हूँ। नीलू से बात करा दीजिए प्लीज।
होमवर्क की कॉपी के बारे में बात करनी है। रवि पतली आवाज में बोला। रवि की आवाज शालिनी की आवाज से भी ज्यादा पतली और आकर्षक थी। राज को रवि की इस खूबी पर हंसी आ रही थी। राज खुश था कि अभी नीलू से बात हो जाएगी। वो नीलू से सॉरी बोलना चाहता था। उसकी वजह से नीलू को अपने घर वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। उसकी हालत कैसी होगी राज बस कल्पना कर सकता था। शालिनी तो यहीं बैठी है। कौन हो तुम बदमाश? ये नंबर कहां से मिला? मैं पुलिस को फोन करती हूँ। नीलू की मम्मी की कड़कती आवाज उन दोनों के कानों में गई। नीलू की मम्मी के सभी सवाल जो राज के कानों में भी जा रहे थे, एकाएक उन दोनों के चेहरे को फक करने के लिए काफी थे। रवि ने फोन रख दिया और राज ने तुरंत पैसे चुकाए। उन्होंने टेलीफोन बूथ वाले को भी हिदायत दे दी कि यदि कोई फोन आए तो बता देना कि फोन करने वाली एक लड़की थी। वो दोनों सीधे हॉस्टल की तरफ भागे। ये क्या कर दिया है मैंने यार? राज ने रवि से हाँफते हुए कहा। कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभार हो जाता है, कुछ नहीं होगा। नीलू के घर से फोन आएगा भी तो भूत वाला हमें कौन सा जानता है, ज्यादा सीरियस मत ले। रवि ने समझाते हुए कहा। भाई तेरे लिए कभी कभार होता होगा, मेरे लिए तो ऐसा पहली बार हुआ है। सब कुछ खत्म हो गया है यार। राज ने अपने मन में चल रही आशंकाओं को उसके सामने प्रकट किया। रिलैक्स यार, मस्त रह। सिगरेट जलाते हुए रवि भी अपनी चिंता छिपाने की कोशिश कर रहा था। ओके यार, राज ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। हॉस्टल के फोन से राज ने ये सारी बातें समीर को बताई। पहले तो उसने डांटा, फिर समझाया। देख लेना यार, शालिनी का फोन आए तो हैंडल कर लेना। सीधे बोल देना कि नहीं रहा जा रहा था मुझसे। राज की आवाज लगभग चिल्लाने जैसी थी। ओके रिलैक्स यार, मैं कर लूंगा हैंडल। तब तक तू और कोई कांड मत कर देना। अब वैसे भी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, 1-2 दिन में उदयपुर आता हूं मैं। सभी ने सब कुछ इतना जल्दी बोला कि राज को बस इतना समझ में आया कि वो आ रहा है 1-2 दिन में। केवल अंतिम वाक्य सुना उसने। ठीक है, जल्दी आना, राज ने जकड़े हुए शब्दों में कहा। अनुमान के मुताबिक शालिनी का फोन समीर के मोबाइल पर आया। नीलू के पेरेंट्स ने शालिनी के पेरेंट्स को भी सब कुछ बता दिया। शालिनी के लिए भी हिदायत मिल गई थी। शालिनी ने समीर को कहा कि राज और उससे अब कोई बात नहीं होगी और आगे से कभी उनके घर कॉल करने की कोशिश भी मत करना, अन्यथा उनके घर वाले पुलिस में शिकायत कर देंगे। अभी तक केवल समझाइश थी, गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं थी ये बेवकूफी। समीर भी हॉस्टल आ चुका था। उसने तो तुरंत उसी समय शालिनी से वादा कर लिया था कि अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो अपने आप को मिली 2 महिला मित्रों से खुश था। उसे ज्यादा की जरूरत भी नहीं थी। वो तो राज की वजह से शालिनी के साथ मिलता था, अन्यथा उसे शालिनी से मिलने में कोई रुचि नहीं थी। उस रात को समीर और राज के हाथ में एक पैग था। दिल टूटा हुआ है तो ये रस्म तो होगी ही। कोई बात नहीं, जो हुआ ठीक हुआ। समझ नहीं आ रहा था पहले, अब अपने आप सब कुछ खराब कर लिया। समीर के नशे में गुस्सा था। यही तो दिक्कत है समीर कि मैंने सब कुछ गड़बड़ की। अपने आप से तो मांग लूंगा माफी, लेकिन नीलू को कैसे समझाऊंगा मेरी परिस्थिति? मैं घर पर भी नहीं टिक सका उसके बिना। राज व्यथित था। मुझे अब भी उम्मीद नहीं है कि उस समय मैं ये सब कुछ क्यों नहीं करता। एक घूंट पीते हुए राज ने कहा। जो हुआ उसका अफसोस है मुझे, लेकिन मैंने ये क्यों किया इसकी कोई गिलानी नहीं है। मेरे जैसा कोई भी शायद यही करता। राज ने अपने आप को संभालते हुए कहा। डरता नहीं हूँ मैं, बस उसके पापा के पैसों की बराबरी नहीं कर सकता। नहीं तो उसके घर जाकर बोल देता कि हाँ करता हूँ आपकी लड़की से प्यार। अब क्रोध और नशे का प्रभाव राज की आंखों में उतर रहा था। सब ठीक हो जाएगा। हर घटना के नेगेटिव और पॉजिटिव 2 पक्ष होते हैं राज, कुछ तो अच्छा ही होगा। समीर ने समझाया। नहीं यार, अब क्या अच्छा होगा? राज ने बिखरते हुए कहा। जिंदगी ऐसे ही स्ट्रगल में निकल रही है। बहुत ज्यादा मेहनत करके यहाँ पहुंचे हैं। जिसे निस्वार्थ चाहा वो शायद अब मिलेगी भी नहीं। किसी को बिना कुछ किए ही सब कुछ मिल जाता है और यहाँ 21 साल हो गए धक्के खाते खाते। गलती क्या थी मेरी? यही कि 2-4 बार प्यार का अनुभव लेता, फिर नीलू मिलती और फिर पुराने अनुभवों के आधार पर मैं इस संबंध को और नीलू को अच्छी तरह हैंडल कर पाता। राज की आंखों से भी व्यथा के आंसू निकल रहे थे। किस्मत ऐसी ही है भाई, हम में से अधिकांश लोग ऐसे ही हैं राज। भुला दे यार सब कुछ। समीर के हाथों में गिलास ना होता तो शायद वो हाथ जोड़ लेता। बहुत विनय थी उसके शब्दों में। ला गिलास खाली कर, एक और बनाता हूँ।
समीर ने हाथ बढ़ाया। यार समीर, मैं इतनी लगन से पढ़ाई में नहीं डूबा जितना नीलू के प्यार में डूब गया। राज की आंखों में आंसुओं का सैलाब था। पैक का आखिरी घूंट पीते हुए राज ने कहा, ये होता है राज, एक उम्र पर होता है। तू खुशकिस्मत है कि तुझे मौका तो मिला, चाहे दिल टूटा हो, प्यार ना मिला हो या शायद ना मिले, लेकिन मौका तो मिला नीलू से मिलने का। सोच कि वो मिलती ही नहीं और प्यार वगैरह के बारे में जान ही नहीं पाता तो तू, इसका भी अलग ही अनुभव है भाई। समीर ने एक और पैक बनाकर राज को देते हुए कहा, पिछली हर बुरी घटना को भविष्य की सुंदर घटना के रूप में देखना चाहिए। सोचना चाहिए कि इससे बुरा तो कुछ होगा ही नहीं, इसलिए आगे सब अच्छा ही होगा। समीर ने दर्शन शास्त्र के विद्वान की भांति उंगली उठाकर राज को समझाते हुए कहा, एक एक शब्द पर जोर देते हुए, अब आगे बढ़ने का समय है, घूम फिर मौज मस्ती कर। समीर ने अपना आखिरी पैक खत्म किया। राज बस मुस्कुरा दिया समीर की तरफ देख। सोच रहा था कि समीर ने कितनी बेपरवाही से कहा कि घूम फिर। राज ने धीरे धीरे अपना पैक खत्म किया, आंखें बंद कर नीलू को याद किया और अंतिम बूंद तक गिलास को मुंह से लगाए रखा। नीलू की यादों को पीने के बहाने। यादों में शराब की रोमानियत एक अलग ही स्तर का नशा देती है। मन एकदम शांत और निश्चल, आंखें बोझिल, नीलू को पाने की असमर्थता, यादों का सैलाब और कश्मकश। मेस वाला खाना रूम में ही रख गया था। आज राज को भूख लग रही थी। समीर साथ था तो मन में हल्कापन था। खाना खाया और उसे जल्दी ही नींद आ गई। सुबह नींद खुली। नीलू का अपने पास ना होने का एहसास हुआ। अब तो सपनों में भी वो नजर नहीं आई। नशा उतर चुका था। थोड़ी देर और पड़े रहने का मन किया, लेकिन क्लास जाना था। काफी क्लास बंक हो गई थी। वो अब अपनी पढ़ाई को किस्मत के सहारे नहीं छोड़ सकता था। किस्मत के प्रति राज के पूर्व ग्रह काफी दुखद थे, इसलिए वो मानता था कि उसने तो नीलू को अपने चरम तक पाने की कोशिश करी है। दीवानेपन की हद तक गया था वो। उसे किस्मत की बेरुखी का फिर एक बार एहसास हुआ। हर बार की तरह इस बार भी किस्मत ने उसका मजाक बना दिया था। अब तो पहली बार कोर्ट सर्किल की वो कचौड़ी भी बेस्वाद लग रही थी। मिर्ची में भी वो तीखापन नहीं था। दिल जले को जलाने की ताकत अब एक अदनी सी मिर्ची में कहाँ थी। काफी दिनों से नाश्ते के पैसे समीर चुका रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने राज को संभालने का ठेका ले रखा हो, तो उसकी ये जिम्मेदारी भी बनती थी कि वो राज की आर्थिक जिम्मेदारी भी उठाए। ये परम मित्रता का उदाहरण था। लेकिन आज पैसे राज ने चुकाए। राज को पैसे चुकाता देख समीर मुस्कुरा दिया। उसे एहसास हो गया था कि राज अब शायद सामान्य जिंदगी की तरफ लौट रहा है। तो उसने राज के कंधे पर हाथ रखा और अपनी तरफ खींचकर मानो गले लगा लिया। राज भी धीरे धीरे अपनी भावनाओं को समेट रहा था। वो उभर रहा था प्रेम से हुए नुकसान से। उसका अब क्लास में भी मन लगने लगा था। वो दोबारा सभी के साथ शरारतों में भी भाग लेने लगा था। रागिनी की भी छुट्टियां खत्म हो गई थी। राज मिला था उससे। वो हमेशा की तरह खिलखिलाती हुई मिली। घर परिवार की बातें हुई। रागिनी का छोटा भाई अक्सर फोन पर राज से बातें कर लेता था। राज की उससे मित्रता हो गई थी। रागिनी के खुलेपन और राज के प्रति समर्पण ने राज को मजबूर कर दिया था कि वो उसे कोई धोखा न दे। राज चुप था और रागिनी बातें ही करती जा रही थी। तुम बातें बहुत करती हो। राज ने अपनी उंगली से उसके होठों को चुप कराते हुए दबाया। राज के मन में अपने उतारों को प्रकट करने के लिए कश्मकश चल रहा था। अभी रागिनी सच्चाई से रूबरू होने से अनभिज्ञ थी। मैं कुछ बताना चाहता हूँ तुम्हें रागिनी। राज ने थोड़ा पास आकर उससे कहा। तो बताओ, तुम कुछ बताते ही कहाँ हो? वो तो केवल मैं ही बोलती रहती हूँ। वो फिर मुस्कुराई। देखो, ये थोड़ा सीरियस है। राज ने उसका दायां हाथ अपने हाथ में लिया और नजरों को नीचे कर उसके हाथ को सहलाते हुए अपना सारा वाक्य रागिनी को सुना दिया। रागिनी की आंखें डबडबा गईं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी जो राज के लिए प्रत्याशित थी। तुम तो मेरी दोस्त हो, लेकिन मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था, राज ने कहा। वो अभी भी चुप थी। राज ने उसकी आंखों से आंसुओं को पोंछा और गालों को सहलाया। बस तुम्हें ये बताना जरूरी था, ताकि हो सके तुम्हें बाद में किसी और से पता चले तो मैं कहीं तुम्हें भी ना खो दूं। इसलिए मैंने सब कुछ बता दिया रागिनी। राज ने उसे समझाया। तो इसमें गलत क्या है? तुम किसी और से प्यार करते हो, लेकिन मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तुम भी सही हो, मैं भी सही हूँ। भावावेश में रागिनी के दिल के उद्गार निकल आए। वैसे वो इस तरह शायद ही कभी प्यार का इजहार कर पाती।
लेकिन तुम्हारी तरह मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। शायद तुम उससे ज्यादा प्यार करते होंगे। रागिनी मुस्कुराई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे ये क्या, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं कहा, रो क्यों रही हो? राज ने उसे अपने पास खींचते हुए बाहों में ले लिया। अभी कुछ देर पहले का खुशनुमा माहौल काफी गमगीन हो गया था। राज भी सोच रहा था कि मुझे ये सब नहीं बताना चाहिए था, क्या हासिल हुआ ऐसा करके। लेकिन रागिनी की बातों ने राज के सारे कयासों को झूठा ठहरा दिया। तुम तो नहीं भागोगे ना मुझसे दूर, तब शायद मेरी हालत भी आप जैसी हो जाएगी। मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप प्यार करें या ना करें, मैं तो कर ही सकती हूँ। रागिनी ने अपनी सिसकियां रोकते हुए कहा। नहीं रागिनी, ऐसा नहीं होगा। राज ने रागिनी का माथा चूमते हुए कहा। बाहरी तौर पर रागिनी नॉर्मल लग रही थी, लेकिन उसके अंतर मन में क्या चल रहा था ये राज को महसूस नहीं हो रहा था। तुम्हें बुरा नहीं लगा कि मैंने पहले नहीं बताया ये सब? मन को टटोलने के उद्देश्य से राज ने पूछा। क्यों नहीं लगेगा बुरा? तुम्हें कैसा लगेगा यदि नीलू भी किसी और से प्यार कर रहे, लेकिन तुम हमेशा उससे प्यार करते रहो? ऐसी स्थिति में भी तो तुम प्यार करने के अलावा कर भी क्या सकते हो? गुस्से को आंखों में व्यक्त किया रागिनी ने। ओके, आगे मैं कभी इस बात पर चर्चा नहीं करूंगा, बात खत्म। राज ने उसकी गुस्साई आंखों में देखते हुए कहा। रागिनी ने नजर झुका ली थी समर्पण के रूप में, लेकिन रागिनी की नैसर्गिक हंसी गायब हो गई थी। उस दिन उसकी ज्यादा बातें नहीं हुई। ऐसा काफी दिनों तक चला। कभी भी फोन पर बातें होती या वो मिलती तो सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन रागिनी की वो हंसी नजर नहीं आ रही थी। राज को भी काफी धक्का लगा था, लेकिन अपने आप को ज्यादा कसूरवार तो वो तब ठहराता जब उसे कुछ भी नहीं बताता। तब हर बार अनजाने भय के साथ ही उसके सामने आना पड़ता। रागिनी अपने आप को संभालने के साथ साथ राज को भी संभाल रही थी। वो राज की मदद का कोई मौका नहीं छोड़ती। जब राज मिलना चाहता वो जरूर मिलती। राज को भी लग गया था कि वो उससे ज्यादा समझदार है। एकांत में नीलू की खुशनुमा यादें भी कभी कभार राज के स्मृति पटल पर आ जाती, लेकिन यादों की तीव्रता जो मिलने के लिए पागल बना देती है वो अब कम हो गई थी। समय वो सबसे भारी चीज है जो किसी भी तीव्र स्मृति को भी दबा देता है। लेकिन अब की बार उसका चेहरा याद था, पहले से ज्यादा साफ। राज की नीलू से पहली मुलाकात को 2 साल से भी ज्यादा हो गए थे। अब तो वो कॉलेज भी जाती होगी, अभी मोबाइल मिल गया होगा उसको। राज के मन में कभी कभार ऐसे विचार आते रहते। कल उसका जन्मदिन है, राज सोचने लगा। पिछली बार नीलू के जन्मदिन पर वो उससे बहुत कम समय के लिए ही मिला था, लेकिन उसकी वो जन्मदिन की छोटी सी पार्टी यादगार थी। उस दिन ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था कि अगले साल परिस्थितियां इतनी बदल जाएंगी। वो चाहती तो अब फोन भी कर सकती थी। अब तो राज के पास भी मोबाइल हो गया था, लेकिन उसे अपनी ही बेवकूफी भारी पड़ी। कितना बदनसीब है वो। ऐसा सोचकर राज के मन में अपने लिए दुख होता था। राज को बस मौका चाहिए था अपने आप को सही सिद्ध करने का। अपनी पसंदीदा जगह केसरी की थड़ी पर बैठकर गप्पे लड़ाते हुए और चाय गुड़गुड़ाते हुए राज ने समीर के कान पर मुंह लगाकर कहा, कल नीलू का जन्मदिन है। समीर से कहते हुए राज के चेहरे पर मुस्कान थी। तो हमें भी बर्थडे पार्टी दे दे भाई, हॉस्टल में हम दुआएं देंगे उसको। समीर भी मजाकिया अंदाज में बोला, वैसे तुम एक साथ ही जन्मदिन मना लिया करो ना। समीर ने सुझाव दिया, क्योंकि राज और नीलू के जन्मदिन में केवल 3 दिन का फर्क था। अब वो मिलने से तो रही, तेरे बर्थडे पर एक लात और एक्स्ट्रा मार दिया करेंगे तुझे उसके नाम की। समीर ने भी चाय का घूंट पीते हुए यादों के प्रवाह को हंसते हुए रोका। अब तो कॉलेज जाती होगी यार, जुलाई चल रही है, कॉलेज तो खुल गया होगा ना उसका। राज ने समीर को फिर खुरदते हुए कहा। राज के मन की बात समझते हुए समीर ने हाँ में सिर हिलाया। अब की बार कोई बड़ा कांड मत कर देना जिगरी, बहुत दिनों तक झेला है तुझे। अब सब ठीक चल रहा है तो ये सुरसुरी दोबारा क्यों छूट रही है? समीर ने गंभीर होते हुए कहा। क्या यार, वो तो पहला प्यार है, याद नहीं रहेगा क्या? तुझे याद नहीं है तेरा पहला प्यार? राज ने समीर के शब्दों से बचाव करते हुए पूछा। कोई पहला प्यार नहीं है, पहला आकर्षण था वो। तुझे ताजमहल भी अच्छा लगता है क्या? तो क्या उसे घर ले आएगा? समीर ने तर्क दिया।
ताजमहल और इस प्यार में अंतर नहीं है क्या? क्या बात करता है समीर? आकर्षण होता तो कभी का खत्म हो गया होता, अब तक क्यों है, जबकि अब तो उसको पाने की संभावना ही नहीं है। राज ने अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करी। क्या चाहता है तू? समीर ने लगभग हार मानते हुए हाथ पटके। कुछ नहीं, बस याद आ गई थी उसकी, वो शेयर कर रहा था तेरे से। राज ने सकपकाते हुए कहा, ओके, रागिनी से कब का मिला है? समीर ने मुद्दे को परिवर्तित करते हुए कहा, अभी परसों ही तो मिला हूँ। कॉलेज के लिए वो घर से आई थी, घर से लड्डू और मिठाई भी लाई थी मेरे लिए। राज ने कंधे उचकाते हुए कहा, अच्छा, मेरे लिए? समीर ने आंखें दिखाते हुए पूछा, चल मुझे भी खिला। समीर राज को उठाते हुए बोला और दोनों हॉस्टल की तरफ चल दिए। रागिनी अच्छी लड़की है, तू भटकता क्यों है? समीर ने लड्डू खाते हुए कहा, यार वो टाइम पास लड़की नहीं है, वो काफी समझदार है। उसे मेरे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह जाती है। शायद नीलू की जगह रागिनी पहने मिली होती तो बात कुछ और होती। राज ने डब्बे को बंद करते हुए कहा, ऐसा थोड़े होता है, ये प्यार व्यार वाली मूर्त पहले ही माइंड में सेट होती है, और जब इससे मिलती जुलती फ्रीक्वेंसी वाली शक्ल मस्तिष्क में वाइब्रेट करती है, तभी दिमाग के प्यार वाले हिस्से में हलचल होती है, अन्यथा वो सुप्त रहती है। तो अपनी फ्रीक्वेंसी रागिनी पर सेट करना। समीर ने नए साइंस तत्व को बताया जो उसने अभी अभी ही अपने मन में बनाया था। राज बस प्रत्युत्तर में समीर की ओर मुस्कुरा दिया। नीलू के संदर्भ में राज के पास खोने को कुछ नहीं था, और खोने का ज्यादा भय ही भय पर जीत दिलाता है। इसलिए पूरी तरह खोने के डर ने उसे पाने के रास्ते दिखाए। वो सुबह जल्दी जागकर और तैयार होकर गुलदस्तों की दुकान पर पहुंचा। एक छोटा गुलदस्ता लिया और नीलू के घर के रास्ते में खड़ा हो गया। कॉलेज के लिए कुछ लड़कियां निकली उस रास्ते से। कुछ और इंतजार किया, तभी नीलू ब्लैक गाउन पहनकर पिंक स्कूटी पर आती हुई दिखाई दी। राज खड़ा हो गया उसे देखकर। चेहरे के हाव भाव इस तरह से किए कि उसे देखते ही लगे कि वो सॉरी बोल रहा है। नीलू ने देखा भी, लेकिन स्कूटी की स्पीड को तेज कर निकल गई। राज ने उसका पीछा किया, लेकिन वो बहुत तेज स्कूटी चलाते हुए आंखों से गायब हो गई। राज भी हार मानकर वापस आ गया। हाथ में गुलदस्ता लिए हॉस्टल में घुसा। हॉस्टल गेट के पास खड़े सहपाठी ने छेड़ते हुए पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ से? कुछ नहीं डियर, गर्लफ्रेंड ने दिया है। मेरे बर्थडे पर मिल नहीं पाई थी, इसलिए आज मिली थी। अपनी झेप छिपाते हुए राज गेट से अंदर चला गया। फिर वही रूम का दरवाजा बंद कर राज ने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर विरह के गाने शुरू किए और आंखें बंद कर लेट गया। समीर बाथरूम से लौटा, कमरे के माहौल पर नजर डाली और वापस नहाने चला गया। वो भी अब बोर हो गया था शायद। राज को भी पता था कि वो किसी को भी अपनी कहानी सुनाएगा तो सब उसे ये सब भूलने के लिए ही कहेंगे, इसलिए वो अब अपना दुखड़ा किसी से भी शेयर नहीं करता था। क्लास का टाइम हो गया था। राज ने समीर के साथ चाय पी, बाइक स्टार्ट की और तेजी से हॉस्टल से निकल गया। आज चेस्ट डिपार्टमेंट में पोस्टिंग थी तो शहर से दूर टीबी हॉस्पिटल पहुंचे। वहाँ सुंदर तालाब था। सभी ने अटेंडेंस लगाई और सभी सीधे तालाब पर पहुंच गए। तालाब के किनारे बनी छतरी पर बैठे हुए राज को गुमसुम देखकर समीर राज के पास आया। आज क्या कांड कराया? बड़ा बेरुखा हो रहा है। समीर ने पास बैठे हुए पूछा। राज ने उसे अपना वृतांत सुनाया। अच्छा हुआ, तुझे जो करना था कर दिया। अब वो ही भाव नहीं दे रही तो जबरदस्ती की आशिकी क्यों कर रहा है राज? समीर ने समझाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मैं एक बार अपना स्पष्टीकरण तो दे दूं। पहले तो वो बहुत प्यार कर रही थी, तब तो उस पर भी प्यार का भूत चढ़ा हुआ था। अब घर वालों के डर से तो वो उतर भी गया। राज ने उत्तेजित होकर कहा, बहुत सी समस्याएं होती हैं लड़कियों की राज। सामाजिक मर्यादा पाबंदियां सभी लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा हैं। तेरे को पता नहीं है क्या? हो सकता है उसकी बड़ी मजबूरी रही हो। सभी ने नीलू का पक्ष लेते हुए कहा, तब तो और भी जरूरी हो जाता है उससे बात करना, वरना वो जिंदगी भर मुझे विलन ही मानती रहेगी। उसे भी तो मेरी मनोव्यवस्था समझनी चाहिए। मुझे उस समय की परिस्थिति के अनुसार जो ठीक लगा वो ही किया मैंने। राज ने अपने मन को तसल्ली देते हुए कहा, तुझे नहीं लगता कि थोड़ी जल्दबाजी की थी उस समय? आपसी समझ के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था और संबंधों को धीमी आंच पर पकने से पहले ही आग धधका दी थी तूने। सब उफन कर निकल गया था। समीर ने तर्क दिया, हाँ जल्दबाजी तो थी। आगे कुछ नहीं बोल पाया राज। उसने बस एक गहरी सांस ली। कलेजा भारी हो गया था उसका, लेकिन राज हार मानने वाला नहीं था। उम्र भी काफी कुछ सिखाती है। 2 साल में उसने विछोह में रहना सीख लिया था। हर सेमेस्टर से पहले जो एग्जाम के डर का माहौल हॉस्टल में रहता, उसकी वजह से ही पढ़ाई हो पाती थी। राज भी सभी सेमेस्टर पास कर रहा था,
बस अब डर लगना कम होता जा रहा था। संयम और समझदारी ने डर की जगह ले ली थी। समय के साथ उसने काफी नॉन मेडिको दोस्त बनाए। हॉस्टल से बाहर घूमना हुआ, दूसरे कॉलेजों के हॉस्टलों में उसका आना जाना लगा रहता, राजनीतिक विचारधारा से जुड़ना, ये सब समय के साथ स्वतः ही होते गए। वो जानता था कि जीवन कोई स्पॉट सड़क नहीं है जिसमें हर किलोमीटर पर गड़ा पत्थर निर्देशित करे कि कितना चल लिए और कहां तक जाना है, बल्कि ये अनेकों पगडंडियों से बुना हुआ एक तंत्र है जिसमें हर बार एक पगडंडी खत्म होने पर बहुत सारी दूसरी पगडंडियां शुरू होती हैं और पुरानी पगडंडियों के अनुभव मार्गदर्शन करते हैं। फूलों की बेल से शुरुआत में सुंदर लगने वाली पगडंडियां आगे कंटीले पौधों पर खत्म होती हैं और फिर वापस लौटना पड़ता है, फिर कोई नई पगडंडी पकड़नी होती है। कुछ लोग कंटीली पगडंडियों पर ही चलते रहते हैं और वापस नहीं लौटते मंजिल पाने तक। यही हर एक का अलग अलग व्यक्तित्व है। राज को भी कंटीली रास्तों की आदत हो गई थी, शायद जिद भी थी वापस ना लौटने की। इतना सहा है उसने जिंदगी में कि पगडंडियों का चयन करना ही छोड़ दिया था। वक्त बह रहा था। कॉलेज में लेक्चर, वार्ड पोस्टिंग, केस प्रेजेंटेशंस, ये सब इतना हो गया था कि घूमने फिरने के लिए भी बहुत कम समय मिल पाता। वक्त के समंदर ने दिल के किनारे पर लिखी स्मृतियों को अपनी लहरों से धुंधला कर दिया था। कोचिंग के समय के मित्र अब उदयपुर में अलग अलग कॉलेज में थे। सीनियर बनने के बाद सबसे पहला काम अपनी जान पहचान बढ़ाना होता है कि कौन कहाँ है, किसने कौन सा कॉलेज लिया है। ये सब किसी न किसी संपर्क माध्यम से पता लगा लिया जाता है। कुछ मित्र ने आयुर्वेद कॉलेज में एडमिशन लिया था और कुछ ने फिजियोथेरेपी या होम्योपैथी कॉलेज में। सभी को डॉक्टर बनना था, लेकिन रैंक और किस्मत ने सभी के कोटे में अलग अलग कॉलेज की व्यवस्था कर रखी थी। राज का भी एक अच्छा मित्र फिजियोथेरेपी कॉलेज में था। वो कवि प्रवृत्ति का था और मंच संचालन भी अच्छा करता था, इसलिए उसे कॉलेज में हर कोई उसे पहचानता था। राज भी अक्सर उसके हॉस्टल जाया करता था। रविवार का दिन ऐसे मिलने जुलने के लिए उपयुक्त था। हॉस्टल मेस की उस दिन छुट्टी होती तो खाने का सस्ता जुगाड़ ऐसे ही तलाशा जाता। अधिकतर मित्र शहर में किराए पर रहते थे तो उनके यहाँ खाना बनाने की सुविधा रहती थी। उस दिन सभी मिलकर खाना बनाते और पुरानी यादें ताज़ा करते। ऐसे ही एक रविवार को राज और समीर उस कवि मित्र के बुलावे पर होम्योपैथी के एक स्टूडेंट के रूम पर आमंत्रित थे। होम्योपैथी का वो स्टूडेंट राज के कवि मित्र का दोस्त था और शहर से बाहर किराए पर रहता था। उस दिन नियत समय पर सुबह ही राज और समीर उसके कमरे पर पहुंच गए। वो सब मिलाकर 5 लोग थे। पहले नाश्ता बनाया, फिर VCR पर मूवी देखी। कवि मित्र का होम्योपैथी मित्र राज और समीर से काफी इम्प्रेस था। बस इन दोनों की उससे थोड़ी सी रैंक नीचे आई थी और आज के दौर में वो जानता था कि इस थोड़ी सी रैंक ने उनके बीच सुपीरियर और इंफीरियर की दीवार बना दी थी। इसलिए वो उन दोनों से कोई काम नहीं कराना चाहता था। खुद ही उसने दाल बाटी बनाई। 5वां लड़का होम्योपैथी वाले लड़के का जूनियर था। वो उदयपुर से ही था। ये उसने पहले परिचय में ही उन्हें बता दिया था। स्थानीय डे स्कॉलर कम ही इस तरह की पार्टियां करते हैं, लेकिन वो हॉस्टल लाइफ के मजे लेना चाहता था। वो बैच का मिस्टर फ्रेशर रहा था और सीनियर्स का विशेष प्रिय था, क्योंकि डे स्कॉलर होने के बावजूद भी वो उनके किसी काम की मनाही नहीं करता था। उसकी भी कॉलेज में गर्लफ्रेंड थी। रविवार को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बहाना बनाकर अपने घर से सीनियर्स के यहाँ जाने के लिए कहकर निकलता। समझदार था वो। राज ने जब उसकी कहानी सुनी तो उसका नाम मिस्टर ऑलराउंडर ही रख दिया। वैसे उसका नाम कपिल था। हाँ तो मिस्टर ऑलराउंडर, उदयपुर में कहाँ रहते हो? समीर ने खाना खाते हुए पूछा। जी बॉस, फतेह सागर के नजदीक ही अम्बा माता मंदिर है, उसके पास, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक राज और समीर की नजरें मिली। खाना खाते खाते रुके दोनों। पापा मम्मी क्या करते हैं? समीर ने अपनी शंका दूर करते हुए पूछा। बॉस डॉक्टर हैं दोनों, अभी सैटेलाइट हॉस्पिटल में पोस्टेड हैं, कपिल ने बताया। कपिल की बात सुनकर राज को हल्की खांसी आई। पानी पीते हुए राज की नजरें समीर से फिर मिली। शक अब हकीकत में बदल रहा था। और कौन है फैमिली में? समीर ने शक को पुख्ता करने के उद्देश्य से अंतिम प्रश्न का वार किया। बॉस एक छोटी सिस्टर और है, अभी कॉलेज में आई है, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है। उसको मेडिकल फील्ड में लाने का क्यों नहीं सोचा? पूरी फैमिली मेडिको है तो उसे कैसे अलग रखा इस फील्ड से? राज ने कुछ अधूरे प्रश्नों में से एक का उत्तर जानने की कोशिश की। उसका पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता, मेडिकल में उसका इंटरेस्ट भी नहीं था। कपिल ने बताया। हाँ,
फैशन सेंस तो अच्छा था उसका। राज ने मन ही मन सोचा, तुम्हें तो रोज रोज कॉलेज के लिए अप डाउन करना पड़ता होगा। बातों का क्रम बदलते हुए राज ने कहा, वो बस विचारों को थोड़ा आराम देना चाहता था। हाँ बॉस, पहले मैं स्कूटर से आपके हॉस्पिटल आता हूँ, फिर उसे पार्किंग में खड़ा कर कोर्ट सर्किल से बस पकड़ता हूँ यहाँ के लिए। कपिल बोला, अरे अब तो स्कूटर हॉस्टल में खड़ा किया करना, पार्किंग से बाइक चोरी हो गई थी पिछले दिनों। राज ने जूनियर की हेल्प की जिम्मेदारी लेते हुए कहा, ओह थैंक्स बॉस, आगे से यही ठीक रहेगा। उसके चेहरे पर कृतज्ञता के भाव थे। सभी ने खाना खाकर फिर से वीसीआर पर मूवी देखी, लेकिन राज के मन में कुछ और ही पिक्चर चल रही थी। बातों बातों में राज ने उसके घर का पता और फोन नंबर ले लिया, जो कपिल ने आसानी से खुद ही पहल करके दिया था। कपिल ने राज और समीर को घर पर आने के लिए भी बोला। राज ने भी उसे पढ़ाई की किसी भी हेल्प के लिए उसकी मदद लेने के लिए कहा। एक बार फिर कायनात का क्वांटम फिजिक्स का नियम नीलू की यादों को सजीव कर रहा था। शाम को वहां से लौटकर राज और समीर खूब हंसे। बता, अब मेरी गलती है क्या? अब ये साला भी मिला दिया ऊपर वाले ने। राज ने मजाक किया तो समीर पेट पकड़कर हंसने लगा। उसने पहचाना नहीं राज? समीर ने हंसी रोकते हुए पूछा। काफी दिन हो गए हैं उस बात को, और शायद हमें अच्छी तरह देखा भी नहीं था उसने। मेरा तो डर के मारे खाना भी गले से नहीं उतर रहा था। राज ने हंसते हुए कहा, हम भी तो कहाँ पहचान पाए थे उसको। समीर ने कहा, मेरी नजर तो नीलू पर रही होगी उस समय, जब उसने नीलू के साथ मुझे देखा होगा, तेरा पता नहीं। राज ने कंधे उचकाते हुए समीर से कहा, मुझे उस समय स्कूटर जाता हुआ दिखाई दिया था पास से। उस समय कोई शक थोड़े था कि कोई देख रहा है हमें। समीर ने हंसी रोकी। अब क्या करेगा इसके साथ? समीर ने जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से पूछा। कुछ नहीं, चलने दे लाइफ। जब मेरे सब कुछ करने पर भी कुछ नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा? वो चाहती तो फोन कर सकती थी, लेकिन नहीं किया उसने। अब राज भाव खा रहा था। सही है, तेरे को तो वैसे भी दर्शन लाभ ही चाहिए था। अब तो ऑफिशियल परमिशन है, कभी भी उसके घर जा सकता है, समीर ने कहा। मन में उल्लास की हिलोरों को रोकते हुए राज बस मुस्कुरा रहा था। तेरी कहानी वाकई अलग है राज। कहाँ इतने दिनों बाद फिर से सजीव हो गई वो भूली हुई दास्तां, समीर ने शायराना अंदाज में कहा। राज बस मुस्कुरा दिया। दिल में तसल्ली थी कि कायनात भी उसके साथ है। अब हर दिन कपिल अपना स्कूटर खड़ा करने आता तो सुबह शाम कभी कभार रूम पर भी आता जाता रहता। वो राज से कभी कभी पढ़ाई में टिप्स भी ले जाता। कुछ सब्जेक्ट समान होते हैं उसके और एमबीबीएस वालों के। कपिल कभी कभी उसकी किताबें भी ले जाता। नीलू से मिलने का मौका राज यूं ही जल्दबाजी में खर्च नहीं करना चाहता था। कुछ गलती ना हो जाए इसलिए डरता भी था। कपिल से अच्छी मेल मुलाकात एक सीनियर जूनियर के संबंध में भी ज्यादा हो गई थी। कपिल के मन में राज के लिए उगाध श्रद्धा थी। उसे राज पर काफी विश्वास होने लग गया था, इसलिए वो अपनी पर्सनल लाइफ भी राज से शेयर कर लेता था। कपिल उसके साथ अपनी गर्लफ्रेंड से लेकर क्लासमेट, टीचर, पढ़ाई सब कुछ शेयर करता था। वक्त के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास ज्यादा होता है और इस तरह की सामाजिकता कहीं ना कहीं तो प्रकट करनी ही होती है। राज कपिल के इस विश्वास को नहीं टूटने देना चाहता था। राज भी अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पर रागिनी के साथ अपने कुछ अनुभवों को उसे सुना दिया करता था। कपिल को भी अपने बॉस की गर्लफ्रेंड के बारे में बातें सुनना अच्छा लगता था, लेकिन राज जानबूझकर रागिनी के साथ के रिश्ते को केवल इसलिए सुना रहा था ताकि वो कभी उस पर शक न करे। संबंधों की कश्मकश दिल की नाजुक प्राकृतिक भावनाओं को दबा देती है, और जिन संबंधों की मासूमियत लड़कपन में होती थी वो अब अनुभवों के आधार पर और सामाजिक ताने बाने के तराजू पर तोड़कर सौदों का रूप लेने लग गई थी। राज ने भी वक्त के साथ यह सौदा किया था कि जो चल रहा है वो उसे चलने दे। कुछ बातें वक्त पर ही छोड़ देनी चाहिए। जब सब कुछ खत्म हो गया था तो अचानक से मिलने की ये आशा की लौ फिर से क्यों जली? अब इसे जलाए रखने की जिम्मेदारी भी तो वक्त की ही है। लेकिन जब भी कपिल मिलता, राज उसकी मुस्कुराहट में नीलू की मुस्कान ढूंढने की कोशिश करता। हाँ, अब वो नीलू से मिलने का पागलपन खत्म हो गया था। इतने दिनों के अनुभवों ने जीवन की अन्य आवश्यकताओं को उभार दिया था। राज और समीर को अब कैरियर के बारे में चिंता होने लग गई थी। भोलापन, मासूमियत और निश्चलता को कुचलने की जिम्मेदारी होती है ऐसी झूठी महत्वाकांक्षाओं पर।
ये महत्वाकांक्षाएं उम्र के साथ बढ़ती हैं और पीछे रह जाती हैं तो बस मासूम लड़कपन की खोई हुई यादें। एक दिन कपिल के साथ राज फतेह सागर घूमने निकला। यूं तो वो पहले भी कई बार साथ में घूमने गए थे, लेकिन आज की शाम राज की पुरानी यादों को ताजा कर रही थी। राज को फतेह सागर की ठंडी बयार में नीलों की खुशबू महसूस हो रही थी। काफी खूबसूरत है उदयपुर। कपिल, तुम तो यहीं रहोगे ना यार? राज ने झील पर उठती तरंगों को देखते हुए पूछा। हमें तो जाना होगा यहाँ से, लेकिन उदयपुर की काफी याद आएगी। राज ने ठंडी हवा के झोंके से बिखरे हुए अपने बालों को संभालते हुए कहा, ये तो है बॉस, लेकिन मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट से MBA करना चाहता हूँ। यहाँ स्कोप अभी कम है। कपिल के चेहरे पर गंभीरता थी। मेरी गर्लफ्रेंड भी उदयपुर में नहीं रहना चाहती। कपिल ने अपनी कैरियर की प्लानिंग बताई। राज को उसकी बातें ठीक नहीं लगी, लेकिन वो चुप रहा। राज मन ही मन सोच रहा था कि मेरे पास इतना पैसा हो तो मैं उदयपुर में ही रह जाऊं, यहीं घर बना लूं। कौन छोड़ना चाहेगा इस सुंदर मनोरम झील, तलाही वाले और यहाँ के सौंदर्यपूर्ण व्यवहार करने वाले लोगों के शहर को। कुछ देर की चुप्पी के बाद, तो काफी आगे की प्लानिंग कर ली है डियर? राज ने बातों को घुमाते हुए पूछा। कपिल खिलखिलाकर हंस गया। करियर, प्यार, प्रेयसी, ये बातें उस उम्र में सबसे ज्यादा अच्छे लगने वाली बातें होती हैं। हाल ही में आई हुई जवानी में सपने बुनना हर मेडिको का खाली समय में सबसे आरामदायक काम होता है। इन सपनों में वे सभी अव्यय होते हैं जो दिल को खुश कर सके, और हम वही सोचना और सुनना चाहते हैं जो हमें सुकून दे। जी बस, सब सही चला तो आगे उसके साथ ही शादी करना चाहूंगा, अपना लक्ष्य कपिल ने बताया। क्या कमी है कपिल तेरे पास? तू जो चाहे वो करेगा, राज ने मुस्कुराते हुए कहा। सेटल्ड फैमिली है, पर्याप्त पैसा है, नाम है, और क्या चाहिए तुझे और उस लड़की को? तुम तो जो सोचोगे वही होगा, बस हमारा ही कोई ठिकाना नहीं। राज मन ही मन सोचता रहा उसकी और अपनी स्थिति पर। सही है, क्यों नहीं होगा? तेरे सभी टारगेट साफ हैं डियर। राज ने अपनी बातों से खुशी जाहिर की। थैंक्स बॉस, कपिल ने मुस्कुराते हुए कहा। राज ने बगल से उसे देखा। उसकी मुस्कुराहट काफी कुछ नीलों की मुस्कुराहट से मिलती थी, कोई बनावटीपन नहीं। उसे देखते हुए बस राज मुस्कुरा दिया। अब वापस जाने को हुआ तो कपिल ने अपने घर पर चाय पीने के लिए राज से निवेदन किया। वो पहले भी कई बार राज को अपने घर बुला चुका था, लेकिन आज राज उसके निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सका। राज के मन में भय मिश्रित व्याकुलता थी। कुछ देर बाद वे दोनों कपिल के घर पहुंचे। घर के अंदर स्कूटी खड़ी हुई थी। इसका मतलब नीलू घर पर ही होगी। उसकी स्कूटी में कोई फेर बदल नहीं था। राज ने मुआयना करते हुए देखा, फिर अपनी बाइक की तरफ देखा। वो भी लगभग वैसी ही थी, बस तब वो नीलू के साथ घूमता था। उसका केवल सीट कवर बदल गया था बाहरी रूप से। इन दोनों निर्जीव वाहनों को देखकर राज मुस्कुरा दिया। आज घर के सदस्य के द्वारा खुद लाया गया था राज को। उसके घर जहाँ की गलियों के ना जाने उसने कितने ही चक्कर लगाए थे। राज ने एक सभ्य इंसान की तरह मुस्कान को छिपाकर घर के अंदर प्रवेश किया। शानदार घर। थोड़ा अंदर चलकर कपिल का स्टडी रूम था। कपिल राज को अपने स्टडी रूम में ही ले गया। डाइनिंग हॉल में उसके पिताजी बैठे हुए थे। उसने राज का परिचय कराया। राज ने अभिवादन किया। उन्होंने अभिवादन तो स्वीकार किया, लेकिन उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली। वो केवल मुस्कुराए। राज को इसकी आशा थी। प्रोफेशनली वो उसके सीनियर थे और सीनियर की इमेज अभी भी डरावनी ही होती थी। चाहे हॉस्टल में राज अब काफी सीनियर हो गया था, घर में घुसते ही राज थोड़ा असहज हो गया था। वो इस असहजता को छुपाने का प्रयास करने लगा, लेकिन ये मानवीय संवेदना छुपाने से और बढ़ती है, इसलिए उसके माथे पर हल्का पसीना आ गया था। काफी अच्छा स्टडी रूम है, सही से सजा रखा है कपिल। हमारे रूम तो तूने देखे ही है। असहजता को मिटाने के लिए राज ने कपिल की तारीफ करते हुए कहा, नहीं बॉस, वो तो मम्मी और छोटी सिस्टर व्यवस्थित कर देती हैं, नहीं तो मैं भी पूरा हॉस्टलर हूँ। मुझे काफी डांट भी मिलती है इसके लिए। आप तो फिर भी अपने मन माफिक रहते हैं, कपिल ने हंसते हुए कहा। हाँ, ये फायदा तो है हॉस्टल का। मेरा एक जूता इस कोने में और दूसरा उस कोने में रहे, ये मेरी मर्जी है, किसी की कोई रोक टोक नहीं, राज ने मुस्कुराते हुए कहा। हंसी मजाक से राज की बेचैनी थोड़ी कम हो गई थी। तभी कपिल की मम्मी ने कमरे में प्रवेश किया। कपिल ने राज का उनसे परिचय कराया।
वो भी मुस्कुराई। राज ने संस्कारी बच्चे का प्रमाण देते हुए उनके पैर छुए। उन्हें शायद ये अच्छा लगा। वो भी डॉक्टर थीं और मेडिकल प्रोफेशन में अभिवादन ही सम्मान के लिए पर्याप्त है। लेकिन अभी वो उसके दोस्त की माँ थीं, इसलिए राज ने उनके पैर छुए। उन्होंने थोड़ा बहुत राज के बारे में पूछा और चाय बनाने चली गईं। राज की आंखें नीलू को ढूंढ रही थीं। वो बातों के बीच में घर के अंदर नजर मार लेता था, लेकिन नीलू कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो क्या बस चाय पीकर और इसके घर वालों से मिलकर चला जाऊंगा? क्या नीलू नहीं मिल पाएगी? राज के मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे और कपिल अपनी रुचियों के बारे में बता रहा था। राज उसकी भी सुन रहा था और मन की भी। नीलू, पानी लेकर आना। तो कपिल ने कमरे से ही आवाज लगाई। राज के मन की आवाज जो काफी प्रश्न कर रही थी अब बंद हो गई। थैंक गॉड यहीं पर है वो, राज ने मन ही मन कहा। कपिल से नजरें बचाकर राज ने अपने कपड़े सही किए, हल्का सा बालों पर हाथ फेरा और कपिल की बातें सुनने में तल्लीन हो गया। मुझे तो बस रिएक्शन देखना है, राज ने मन ही मन सोचा। नीलू कमरे में आई, उसकी वही मुस्कान, लेकिन राज के चेहरे के भाव सपाट थे। वो चाह कर भी कोई हाव भाव प्रकट नहीं कर पा रहा था। नीलू ने राज को नमस्ते किया। राज ने भी प्रत्युत्तर में अभिवादन किया, बस क्षणिक नजरें मिलाकर और कपिल की तरफ देखकर बातें करने लग गया, नीलू की लगभग उपेक्षा करते हुए। तो क्या था उसका रिएक्शन? मन ने मस्तिष्क से पूछा। बाहरी तौर पर जो दिखा वो केवल सत्कार था, अंदरूनी रिएक्शन तुम पहचानो, इसके आप ही विशेषज्ञ हो। मस्तिष्क ने मन को केस रेफर करते हुए कहा। ओके, देखता हूँ। मन ने भी केस स्टडी के लिए कमर कसते हुए कहा। कपिल तब तक अपनी गर्लफ्रेंड की सारी तस्वीरें दिखा चुका था, जो उसने कई जगह घूमने के दौरान ली थी। नाइस गर्ल, नपे तुले शब्दों में राज ने कपिल की गर्लफ्रेंड के बारे में कहा। थैंक्स बॉस, कपिल ने खुश होते हुए कहा, जैसे केवल उसके नाइस होने के लिए केवल राज की रजामंदी की ही जरूरत रह गई थी उसको। नीलू चाय लेकर आई। राज उसकी मुस्कान का फिर इंतजार कर रहा था, लेकिन इस बार वो बिल्कुल शांत थी। राज चाय पीने लगा। नीलू भी घर में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन चेहरे के भाव स्थिर थे। राज की कल्पना से बिल्कुल विपरीत। शायद नाराज है। राज के मन में विचार आया। नहीं, शायद अब तक उसकी नाराजगी खत्म हो गई होगी। केवल चेहरे से ही नाराजगी का अंदाजा लगाना बेवकूफी होगी। राज का मन मानने को तैयार नहीं था। हो सकता है वो कुछ प्रकट ही नहीं करना चाहती हो। उसने अपने आप को समझाया। कुछ और देर इधर उधर की बातों के बाद कपिल के घर से मुस्कुराते हुए रवाना हुआ, लेकिन राज का मन तो अभी भी प्रश्न लेकर ही जा रहा था। उसकी नाराजगी दूर करने ही तो आया था, इतना भी क्यों नहीं समझती है वो? राज के मन में अकुलाहट थी। उसने समीर को भी आज के प्रसंग के बारे में बताया, लेकिन समीर ने भी इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। तो दोस्तों, ये था डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह द्वारा लिखा गया फर्स्ट एंड हाफ डार्लिंग का 5वां अध्याय। ऐसे और भी अध्याय हैं जिनको सुनने के लिए आप हमारे साथ यानी कि बुक ऑडियो के साथ बने रहिए। मैं वैभव द्विवेदी आपसे अलविदा लेता हूं और मिलता हूं आपसे अगले अध्याय में।